नाजरीन, आज हम लोग अररिया में हैं। इस वक्त अररिया गाची टोला में रफ़ी हैदर अंजुम जो हमारे बेहतरीन अफसाना निगार हैं, मोतबर अफसाना निगार हैं, ये उन्हीं का घर है। जो आप गार्डन देख रही हैं, ये नीलोफर परवीन साहिबा की तख्लीक का और उनके ज़ौक़ जमाल का कमाल है। आज हम रफ़ी हैदर अंजुम साहब से उनकी तख्लीकी ज़िंदगी और उर्दू अदब, सीमांचल वगैरह के ताल्लुक़ से बात करेंगे। ख़ास तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस साल मजलिस शेर व सुखन किशनगंज की तरफ से प्रोफेसर तारिक जमीली अवार्ड बराए तख्लीकी अदब जो दिया जा रहा है, उसका उनकी ज़िंदगी पर या उनके ख़याल पर, उनके एहसासात पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं रफ़ी हैदर अंजुम साहब। तो जैसा कि अर्ज़ किया कि हम लोग आज रफ़ी हैदर अंजुम साहब के घर पे हैं और उनसे कुछ बातें करेंगे। ख़ास तौर से ये कि मजलिस शेर व अदब किशनगंज की तरफ से उन्हें जो प्रोफेसर तारिक जमीली अवार्ड बराए तख्लीकी अदब दिया जा रहा है, उसके ताल्लुक़ से मैं ये जानना चाहता हूँ रफ़ी हैदर अंजुम साहब कि उसके अवार्ड के ताल्लुक़ से आपके एहसासात क्या हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये ज़हमत उठाई, मेरे गरीब खाने तक तशरीफ़ लाए और मुझसे इंटरव्यू करने का मुझे शर्फ हासिल बख्शा। मजलिस शेर व अदब जो एक अदबी इदारा है जिसके तहत अवार्ड दिए जाने का सिलसिला शुरू हुआ है और सीमांचल से वाबस्ता जो हस्तियाँ यहाँ हैं, अदबी हस्ती, जिनमें अहमद हसन दानिश हैं, असगर राज फातमी हैं, एहसान कासमी हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा फ़ाल और हमाजहत शख्सियत जो एक अच्छे शायर भी रहे, अफसाना निगार रहे, नाक़िद रहे और मुख्तलिफ़ असनाफ़ में इंशाइया और दीगर असनाफ़ में उनकी जो मरबूआत हैं, उनका जो काम है काफ़ी गिरा कदर है। मेरी मुराद है जनाब तारिक जमीली साहब से। तारिक जमीली साहब सीमांचल की एक ऐसी अदबी शख्सियत रहे हैं जिनके दम से सीमांचल का नाम मुल्क और बैरून मुल्क में भी हुआ है। और बज़ात जहाँ तक ज़ाती ताल्लुक़ है मेरा तारिक जमीली साहब से, तो मैं उनसे हमेशा न सिर्फ ये कि मिलता रहा हूँ, बल्कि उनके मशवरे से, उनकी नाक़िदाना सलाहियत का मुतरिफ़ रहा हूँ, खुसूसन फिक्शन के हवाले से। मुझे याद है कि 85-86 के सालों में वो तकरीबन हर माह अपने यहाँ एक अफसानवी नशस्त रखा करते थे, जिसमें असगर राज फातमी, अहमद हसन दानिश, तारिक जमीली साहब तो थे ही और एहसान कासमी और एक एडवोकेट वहाँ हुआ करते थे जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अदब नवाज शख्सियत थे वो। ये सब वहाँ जमा होते थे। मैं अररिया से जाता था, वहाँ उस नशिस्त में
अफसाने पढ़े जाते थे, उन अफसानों पर बात होती थी, अफसानों की खूबियाँ और खामियाँ जाहिर की जाती थी। तो कई एक नशिस्तों में मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, उन सब की हौसला अफजाई मिली, और जो अफसाने मैंने वहाँ पढ़े और उन पर जो बातें हुई, उसका गहरा असर मेरी तहरीर पर है। और कहना चाहिए, मुझे ये एतराफ़ करने में कोई तामुल नहीं है कि उन नशिस्तों ने मेरे अंदर जो तख्लीकी सलाहियत की नमून पैदा की, वो वहाँ की देन है। मैं बहुत खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब मेरा मसवदा बिहार उर्दू अकेडमी में जमा हुआ था इशाअत के लिए, इशाअती ग्रांट के लिए, तो वो मसवदा जो है भेजा गया था तारिक जमील साहब को। ये तारिक जमील साहब ने मुझे खुद बताया कि आपका मसवदा मेरे पास आया है और मैं उस पर अपनी तनकीदी राय देख रहा हूँ। और फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने जो अपनी तनकीदी राय लिखी, वो मुस्बत राय लिखी उन्होंने, और उनकी राय की वजह से मुझे बिहार उर्दू अकेडमी से इशाअत के लिए ग्रांट मिला। वो किताब 89 में छप कर आई, तो मेरा पहला अफसान का मजमूआ था जी। तो ऐसी शख्सियत के नाम से मंसूब जो अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, मैं इसके लिए मजलिस शेर व अदब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए मुझे मेरा इंतखाब किया, और मैं इसके लिए बेहद ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा आपके अफसानवी जो आपका अफसानों की जो दुनिया है, अफसानों की कायनात है, उसके ताल्लुक से एक सवाल है। जैसे आपके जो अफसाने हैं, एक अफसाना है ख्वाब ख्वाब कहानी जी। तो मेरा सवाल है कि कहानियां जिंदगी को बदलती हैं या जिंदगी कहानियों को बदलती है? तो इस सिलसिले में आप क्या राय रखते हैं? जिस अफसाने का आप जिक्र कर रहे हैं, ख्वाब कहानी, तो ये उन दिनों में लिखा गया जब मैं बेरोजगार था, और बेरोजगारी का जो कर्ब होता है, जो अलमिया होता है, और जो उसके किसी इंसान के जहन पर जो उसका एक तासुर कायम होता है, उन दिनों में एक फर्द के जो एहसासात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, ये कहानी उन्हीं एहसासात और जज्बात के परतव है। ख्वाब कहानी में एक बच्चा अपनी नातमाम हसरतों का जिक्र करता है। वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा कर जाए या उसे कुछ ऐसी शय मिल जाए जो उसकी शख्सियत को बदल दे। तो ये कहानी उन दिनों की सोच का रिफ्लेक्शन है, जिन सोचों से मैं उन दिनों गुजर रहा था। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो पहली बार आकाशवाणी पटना से नश्र हुई। ये मेरी पहली कहानी है। अच्छा। जो आकाशवाणी से नश्र हुई है कहानी। और इसकी तारीफ उन दिनों जो पैक्स थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शमीम फारूकी साहब, उन्होंने इसकी तारीफ की। और न सिर्फ शमीम फारूकी साहब, बल्कि ये कहानी जब मैंने नया दौर को भेजी उस जमाने में, तो शाहनवाज साहब वहाँ एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने इस कहानी की तारीफ की थी। तो मुझे खुशी हुई कि भाई मैंने जो लिखा है और जिन बातों का रिफ्लेक्शन इस कहानी में है, इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो जाहिर है कि एक तख्लीकार
जो जिसने अब मैंने बहुत ज्यादा कहानियां तो उन दिनों लिखी नहीं थी, 2-4-5 कहानियों के बाद की ये कहानी होगी। अच्छा। तो एक हौसला मिलता है कि ऐसे लोग की पजराई मिल रही है जो बजाते खुद कहानी को समझते हैं जी। और उसकी मतलब एक उस कहानी को एक अहमियत दे रहे हैं। जी। तो ये मेरे लिए खुशी की बात ये कहानी है भी सच में अच्छी, और आज भी वो ये कहानी वैसी ही है। ये नहीं कह सकते कि इसमें जमाने का कोई असर हुआ। जैसे मेरा ख्याल है, एक अंदाजा कयास है कि ये कहानी करीब 30 साल पहले लिखी गई। बिल्कुल। और 30 साल के बाद भी ये कहानी वैसी ही आज रेलिवेंट है। इस पे जबान का भी कोई खास असर नहीं नजर आता है कि हाँ 30 साल पहले की जो जबान आप लिख रहे थे और आज की जो जबान है आपकी, इन दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नजर नहीं आता। सबसे अच्छी चीज ये है कि वो कहानी की बात है इसके अंदर। कहानी जो है वो एक इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जो इंसान खुद कहानी बन जाता है। तो ये बहुत शानदार कहानी है। और मैं जब आपकी कहानियां पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कई बार कहानियों के खत्म करने के बाद निदा फाजली का वो शेर याद आता है जो बहुत मशहूर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कहानियों में क्या वो किरदार ऐसे ही किरदार हैं जो मैं समझ पाया हूँ? देखिए, मेरी कहानियों में जो किरदार है ना, वो है तो समाज से उठाए हुए, लेकिन ऐसा लगता है, देखिए कहानी एक क्या कहें उसको, जो तख्लीकी अमल है उसमें कहानीकार को खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कहने जा रहा है। बहुत कुछ अनसीन होता है, बहुत कुछ नादीद होता है जो कहानी लिखते वक्त कहानीकार के जहन में आता चला जाता है और फिर उसको लिखता चला जाता है। वह यूं कहें कि कहानी खुद को लिखवाती है जी। और मेरे जो किरदार हैं वो तकरीबन वही हैं जो एक बेसिक किरदार है जो नामहरूमियत का शिकार है, एक बेसिक किरदार है जो समाज का ठुकराया हुआ है, एक ऐसा किरदार है जो कई नेहत से इग्नोर किया हुआ है। तो वो मुख्तलिफ शक्ल बदलकर वो वहां आता है जी। और एक नया नरेशन पैदा करता है, एक नए नैरेटिव को सामने लाकर खुद को दोबारा तिबारा पेश करता है, साबारा पेश करता है। तो ये बुनियादी जो जुज है ना मेरी कहानियों के किरदार का, वो ऐसा ही है। क्योंकि उस वक्त कहानीकार खुद भी लगता था उसको कि वो एक नेग्लेक्टेड फर्द है जी, एक इग्नोर शुदा मतलब बशर है। तो उसको लगता था कि उसके सामने वैसे ही चीजें घूमती थी, उसके यार दोस्त भी वैसे ही थे। तो ये चीज है। और हर कहानी में मैंने किरदार की दाखिलियत को ज्यादा उभारने की कोशिश की और खारजियत पर तवज्जो कम दी है मैंने। इसलिए मेरे यहाँ जो बयान मिलेगा वो आम बयानिया से कुछ अलग है, इसको लोग महसूस करेंगे जी। बहुत शुक्रिया। तो आपने एक शाहकार कहानी लिखी हीरामन की चौथी कसम, जो तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखी, उसकी आपने तौसीह की। सुरेंद्र प्रकाश ने प्रेमचंद के किरदार की तौसीह की। और मैंने नईमा जाफरी पाशा एक दिल्ली की राइटर है, उनको मैंने देखा कि इससे उन्होंने जो है चौथी का जोड़ा एक अफसाना है इसमें चौथाई का, उसकी तौसीह की। तो कई लोगों ने इसकी तौसीह की है अपने पुराने किरदारों को। तो मेरा एक तकनीकी सवाल है, एक फनी के, जब हम किसी पुरानी कहानी को तौसीह करते हैं, उसकी किरदार को लेकर के एक नई कहानी लिखते हैं, तो उस वक्त जो एहसासात होते हैं उसके जो राइटर होता है उसका एहसासात क्या होते हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी कहानियां एक साया होती हैं और फनकार को महदूद कर देती हैं? नहीं, जुज़वी तौर पर जहां तक महदूद की बात आपने की, फनकार महदूद हो जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता।
तीसरी कसम जो एक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, जो काफी मशहूर है और कहना चाहिए कि इस कहानी ने उन्हें शोहरत बख्शी है जी। क्योंकि जब कोई कहानी या नॉवेल विजुअलाइज हो जाता है, फिल्म बन जाती है जी। तो ऑटोमेटिक उनको शोहरत मिल जाती है। वरना बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं जो यूं ही रह जाती है, कम लोगों तक पहुंचती है। तीसरी कसम जब मैंने पढ़ा तो यूं तो फणीश्वर नाथ रेणु की हर कहानी को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनके फन से बहुत मुतासिर हूँ। उन्होंने बहुत सच्चे सीधे सहज अल्फाज में जो कहानियां लिखी हैं और उनमें जो गहरी मानवीयत पैदा की है, ये बड़ी फनकारी है फणीश्वर नाथ रेणु की। बिल्कुल। तो मेरे जहन में ये कहानी पढ़ने के बाद दूसरी बात यह है कि मैं फौरी तौर पर कोई कहानी नहीं लिखता कि कोई कहानी पढ़ी और मेरे जहन में एक बात आ गई और उसको हमने उसकी तौसीक कर दी, ऐसा नहीं है। एक जमाना हो गया था तीसरी कसम पढ़े हुए, लेकिन बार बार वो मेरे जहन में वो कहानी आती थी कि भाई ये एक ऐसी कहानी, लाफानी कहानी है, लाजवाल, जिस पर एक लाजवाल फिल्म भी बनी। तो मुझे ख्याल आया कि हीरामन जो उसका मरकजी किरदार है और हीरा भाई जो एक नर्तकी है, अगर आज के दौर में ये हीरामन जिंदा होता और ऐसे ही किसी मेले में जाता तो आज के दौर का वो मेला कैसा होता, वहां पर जो लोग हैं उनकी पसंद क्या होती, उनकी दिलचस्पियां क्या क्या होती। और खुद हीरामन तो अपने एक खास वक्त पर ठहरा हुआ किरदार है। उसको अगर अब आज के दौर में हम आगे बढ़ाएंगे तो उसको आज के दौर से रिलेवेंट करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। उसकी नफ्सियात, उसकी सोच जो ठहर गई है, वो कितना कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकता है, उसी कॉन्ट्रास्ट को हमने इस कहानी में बढ़ता है कि भाई आज भी सारा कुछ मौजूद है। उस जमाने में जो विलन था वहां, जो एक जमींदार था, आज का विलन जो है वो एक सियासी चेहरा है। आज का पुलिस महकमा उन सियासी चेहरों का मतलब मददगार है। और उस वक्त को अगर हम आज के वक्त में ढूंढेंगे तो मायूसी हाथ लगेगी, जो कि मेरी कहानी में हीरामन को वो मायूसी हाथ लगती है। और वो एक चौथी कसम खाने पर मजबूर होता है कि अब हम अगर इस तरह के किसी मेले में नहीं आएंगे। कहानी का मेन थीम यही है कि हमें दिखाया कि आज के दौर का हीरामन क्या सोच सकता है और उसकी मायूसी कितनी रिलेवेंट हो सकती है आज के दौर के मेले में, माशरे में, समाज में। यही है इस कहानी का थीम। ये आपकी जो कहानी है, अगर मुझे आप कहेंगे कि मैं आपकी कहानियों का इंतखाब करूं और उसमें सबसे पहले जो सबसे अच्छी कहानी है उसको रखूं, तो मेरी अपनी पसंद ये होगी कि मैं हीरामन की चौथी कसम को रखूं। क्योंकि ये जो कहानी है वो आपको एज अ फनकार एस्टेब्लिश करती है। उसमें मैंने तीसरी कसम भी पढ़ी और पहले पढ़ी थी, और जब मैंने आपकी ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि फणीश्वर नाथ रेणु की रूह से आपको एक तरह की तख्लीकी, उनकी रूह से आपको एक तरह का तख्लीकी फैज़ पहुंचा। तो ये आपके जो हिंदी में कहते हैं कि तख्लीकी साधना, जो आपकी रियाजत है, वो इसका एक इनाम है आपके लिए ये कहानी। और मैं अपने क़ारीन से कहूंगा कि आप ये कहानी जरूर पढ़ें। इनकी ये बहुत शाहकार कहानी है, फन के एतबार से भी बहुत बड़े मौजू को नहीं ये करती है, टच नहीं करती, लेकिन जो कहानी की जो रूह है, जो किरदार है, उसको एस्टेब्लिश करती है। जैसे सुरेंद्र प्रकाश जी ने किया था बीजो का ने कहा, तो वो कहानी भी लाजवाब हो गई। उसी तरह उर्दू अदब में इस कहानी को भी मकाम दिया जाना चाहिए, अगर नहीं दिया गया तो, और अगर दिया गया है तो उनको सही मकाम दिया गया। ये मेरा एक ख्याल है। मैं एक सवाल आपसे दूसरा और भी पूछना चाहता हूँ। जो आपकी एक कहानी है कोई अपना सा,
इस कहानी में आपने अल्प्राजोलम एक दवा होती है, उसको एक किरदार के तौर पर बताया कि वो के रावी की जिंदगी में उसका एक बहुत अहम रोल है। तो जो हमारी कहानियां होती हैं वो हम जब उसको पढ़ते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे दवा कंज्यूम करते हैं, तो अल्प्राजोलम का ही असर होता है जिस तरह से हमारे जिस्म पर, क्या कहानियों का असर भी हमारे जहन पे ऐसा ही होता है, या कहानियां सिर्फ और सिर्फ सूरत हाल का इंदिराज करती है? देखिए, जो भी कहानियां जन्म लेती है ना, वो किसी न किसी सूरत हाल की जायदा होती है। कोई अपना सा जो अफसाना है, उसका जो किरदार है, वो अपने गिरदो पेश को देखता है, थोड़ी सी निगाह वो मतलब ये कि थोड़ी अपने माजी को भी थोड़ा खंगालता है, और उन किरदारों के बीच दोबारा आ गया है जो कभी उसकी जिंदगी के हिस्से रहे, वो तमाम तर किरदार। लेकिन जो किरदार मैंने अपनी कहानी बेइरादा में जिन किरदारों को अलामती तौर पर जिनका जिक्र किया था, वही तमाम किरदार कोई अपना सामी भी है, लेकिन उन अलामतों के साथ नहीं है। तो ऐसा है कि इस कहानी में किरदार एक इस तरह का शिकार है, मौजूदा जिंदगी वो गर्जे अच्छे से जी रहा है, लेकिन एक अंदरूनी इस्तराब है। ये अंदरूनी इस्तराब जो है उसे सोने नहीं देती, सुकून नहीं देती, दिलासा नहीं देती। एक तरह का जो इत्मीनान क़ल्ब होना चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो उसमें उसने आर्गुमेंट भी किया इस कहानी में, किरदारों के साथ इसका आर्गुमेंट भी किया। और जाहिर है कहानी जो है दाखिली तौर पर शुरू होती है और दाखिली तौर पर खत्म होती है। तमाम चीजें इसमें इनर वे में है, एक दाखिली शऊर के तौर पर चलती रहती है, और एक उस लाशऊर पर खत्म होती है जहां पर के उसको अल्प्राजोलम लेने की हमेशा जरूरत पड़ती रहती थी, लेकिन उस रोज नहीं पड़ी, उस रोज नहीं पड़ी। वो बिना दवा लिए ही सो गया और नींद भी उसको आ गई। तो दरअसल जब उसने उस रात घर आने के बाद अपने खुद का एनालिसिस किया, एहतसाब किया, तो उसे लगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके लिए दिलचस्पी का सामान हो सकती थी, गलती वो कहीं रखकर भूल गया है। कुछ चीजों को वो ऐसी जगह रख गया है जहां वो मिल नहीं रहा है, लेकिन कोशिश की जाए तो वो चीजें मिल सकती हैं। जैसे एक हाथी का जिक्र है खिलौने के तौर पर, उसने कोशिश की तो मिल गया। तो जो चीजें खो गई हैं, अगर उसकी कोशिश, शऊरी कोशिश की जाए और एक हद तक पाने में वो कामयाब हो जाए, और उसको उस चीज के मिल जाने का जो इत्मीनान हो, उसको जो खुशी हो, जो एक अजली मुसरत जिसको कहते हैं, उसका एहसास होने लगे, तो वो पुरसुकून हो जाएगा, उसको अल्प्राजोलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनांचे वो जब उठता है दूसरी सुबह, तो उसे सबसे पहले यही याद आता है कि आज तो हमने गोली नहीं खाई। ये कहानी का। अच्छा, आपके इस जवाब से मेरा एक सवाल बना कि जब मैं इस कहानी को खत्म किया तो मुझे लगा कि वो किरदार जो है उसने रात को वो इत्तेफाक से भूल गया, लेकिन जो आपने जवाब दिया तो उससे ये बात समझ में आई कि कहानी का ये कहना चाहता इत्तेफाकन ही भूला वो। हाँ, इत्तेफाक जानबूझकर नहीं भूला। वो उसकी आदत थी कि वो खाता था, लेकिन वो दूसरी चीजों में इतना मगन हो गया कि उसका जहनी रौ दूसरी तरफ इस तरह डाइवर्ट हो गया कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि हमको ये खाना है, लेकिन उसको नींद आई, और दिनों से ज्यादा बेहतर नींद आई। बहुत शुक्रिया। तो आप बहुत खूबसूरत कहानियों के खालिक भी हैं, और आपकी कहानियों के ताल्लुक से जो जवाब हमें मौसूल हो रहा वो भी बहुत तख्लीकी है।
तो मैं चाहता हूं कि एक दो सवाल और आपकी कहानी कायनात के ताल्लुक से पूछूं। आपका एक ताजा अफसाना है मकर जाल, जो मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले लिखा गया हो जी। एक सवाल है इस अफसाने के पढ़ने के बाद कि अल्फाज, कलमकार और कारी का आपसी रिश्ता क्या है। और ये 2 सवाल है इसमें, ये भी कि मैजिक रियलिज्म पर आपको कितना भरोसा है। देखिए, अल्फाज और कलमकार का तो जिस्म और रूह का रिश्ता है। कलम जब भी कोई उठाएगा तो उसके ज़हन में अल्फाज गूंजेंगे, जुमले तरतीब होंगे और वो लिखना शुरू करेगा। अल्फाज वो मीडियम है जिससे वो अपनी बात कह सकता है। अफसाने का तख्लीकी तौर पर कहता है, उसे जो भी कहना है उसको एक तख्लीकी मीडियम बना के कहना पड़ेगा। वो सिर्फ मतलब ये कि जो उसने देखा वही मीनवान नहीं लिख सकता। मकर जाल में भी देखने की बहुत सारी चीजें हैं जी, जिससे बेसिकली ये कहानी एक उस तख्लीकार की है जो एक तख्लीकी नशिश में पहुंचता है और उसको वहां पता चलता है कि जितने लोग बैठे हुए हैं और जिस किताब का इजरा हो रहा है, जिस किताब की इतनी तारीफें हो रही हैं, ये दरअसल मसलहत आमेजी कहिए इसको या झूठी तारीफें कहिए, ये हो रही है क्योंकि वो उसने उस किताब को पढ़ा हुआ है जी। उसको मालूम है कि इस किताब में क्या है, क्या खूबी है, क्या खराबी है। तो उसको खूबी वाली तो कोई बात नजर नहीं आती जी। तो वह थोड़ा बदल हो जाता है। उसमें मैंने जिक्र किया है उन तमाम चीजों का। इसमें मकड़ा जो है जी, एक अलामत है जी जी, जो, और वो मकड़ा उस तख्लीककार, उस रचनाकार, उस राइटर का अलामत है जिसने सिर्फ जाल फैलाया। जाल फैलाया, हाँ, बहुत खूबसूरत अलामत, सिर्फ जाल फैलाया है जिसमें लोग फंसते चले जाएं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तस्वीर उन लोगों से है जो उनकी तारीफ में हारूकुल रसान है, वो वहां फंस जाए। तो यही सूरत हाल है जी। इससे बदजन होता है, वो बाहर निकलता है, उसको एक एडिटर से मुलाकात होती है। वो कहता है कि आपका रिसाला क्यों बंद हो गया। जाहिर सी बात है, रिसाला बंद होता तो पहला सवाल यही आता है जहन में कि कोई माली मुश्किलात रही होगी। उसने कहा कि कोई माली मुश्किलात नहीं थी, मेयारी चीजें नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने बंद कर दी। और ये बात कहने वाला हर एडिटर नहीं हो सकता है। ये वैसा ही एडिटर होगा जो समझौता नहीं करना चाहता मौजूदा हालात से, मौजूदा अदबी तनाजुर में जो कुछ चल रहा है उससे। तो उसको लगता है कि नहीं, अब लगता है कि सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके जहन में एक दोस्त का ख्याल आता है कि वो ठीक है, वो ओरिजिनल आदमी है, ओरिजिनल फनकार है, उसके अंदर सही माने में तख्लीकी जोत है, उसके अंदर तख्लीकी जोदत है। और वो चाहता है कि हम अपनी जो मेरी जहनी कदूरत जो मुझमें भर गई है इसको दूर करें और थोड़ा फ्रेश हो जाए, तो जैसे एक ऐसे आदमी से मिले जो वाकई फनकार है। तो वहां चला जाता है, वो सुबह उठ के जाता है वहां। तो वो जब दूर से देखता है उसको कमरे में, तो वो जिस निहत से बैठा हुआ है, एक लंबा पतला दुबला सूखा सा आदमी जो आमतौर पर एक राइटर की भी तस्वीर करता है, जो एक आम कारी के ध्यान में होता है कि भाई कोई राइटर होगा तो बहुत तलोमन नहीं होगा, पतला दुबला सा होगा। तो हमने वैसा ही किरदार वहां तय किया आपने। तो उसको दूर से लगता है कि वो जिस ढंग से बैठा हुआ है, कोई मकड़ी अगर किसी जगह बैठा रहे वैसा, तो वो भी वैसा ही नजर आएगा, गोया कि वो भी एक मकड़ी ही है। तो उसका भरम खुल जाता है, मतलब बेहद मायूस होता है। मतलब उसको लगता है कि अब जो है कहीं कुछ बचा नहीं है सालेह जिस पर बात की जा सके। ये कहानी का अनुमान है, ये थीम है। तो इसमें मेरा दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था मैजिक रियलिज्म के बारे में। आप क्या सोचते हैं कि कहानियों में मैजिक रियलिज्म जो है वो किस तरह से उसका किरदार है?
आजकल कहानियों में मैजिक रियलिज्म, सर रियलिज्म, ये तमाम चीजें जो हैं वो लोग दावा करते हैं कि हम मेरी कहानी सर रियलिज्म से मुतासिर है। वो कहता है कि इसमें मैजिक रियलिज्म है। तो ये तो अदबी इस्तिलाहें हैं। जी अगर अदबी इस्तिलाह में आप देखेगा तो इसका लंबा चौड़ा डिफिनेशन मिल जाएगा कि मैजिक रियलिज्म क्या है। वो हकीकत जिस पर के अफसाने का गुमान हो, वही ना मैजिक रियलिज्म है। रियल है लेकिन मैजिक है, जादुई है। तो और सर रियलिज्म क्या है कि जो हकीकत से मावरा है। लेकिन जब कहानीकार कुछ लिखता है तो उसके जहन में ये तमाम इस्तिलाहें नहीं होती। वो एक लिखने के प्रोसेस में वो अपनी बात कहता चला जाता है। उसका असलूब अलग हो सकता है, उसका स्टाइल अलग हो सकता है, और कहानी को बरतने का सलीका उसका अपना हो सकता है, जिससे लगता है कि वो एक साहिब कलम है। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे अब गजनफर की कहानी पढ़िए आप जी। तो गजनफर साहब जो कहानियां लिखते हैं उसमें जो मेरा एक जुमले का तासुर है या राय है वो ये है कि ऐसा लगता है कि एक तदरीसी निजाम जो है उनके कहानियों, उनके दीगर तख्लीकात में भी चलता चला जाता है। मतलब ये कि वो हज़ार तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है, और उसके लिए 10 तरह की मिसाल दे सकते हैं, जबकि एक जुमला काफी होता है। ये उनकी अपनी एक असलूब है, उनका अपना एक बन गया है। उनका नाम ना भी रहेगा तो कहानी पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, गलत नहीं लिखा है। तो मैंने अपना जो तख्लीकी मनसब है उसको किसी खास चीज पर बांध के नहीं रखा है कि हमको ऐसा ही लिखना है। हम लिखेंगे तो मैजिक रियलिज्म को लेके साथ चलेंगे या सर रियलिज्म को लेके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिखता हूं और किरदार के जो तकाजे होते हैं, जो समाजी, रवायती, असरी तकाजे होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं। इसलिए मेरी कहानियों में आपको एक बंधा टिका फॉर्मूला शायद नजर ना आए। हाँ, पहले की कुछ कहानियों में एक बंधा टिका फॉर्मूला है। जो आप 4-5 कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब एक ही तरह का लिखा हुआ है। तो बहुत मुमकिन है कि जब हमने लिखना शुरू किया था तो जदीदियत जो है वो उसका असर अभी बाकी था। हमने लिखना शुरू किया 80 की दहाई में, तो तब जो है मेरे सामने जो कहानी आती थी, कभी बल्लाद महिना को पढ़ रहे हैं, कभी सुरेंद्र प्रकाश को पढ़ रहे हैं, कभी रशीद अमजद को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से उनका कुछ असर था। लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे खत्म हुआ और लगने लगा कि नहीं, कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इबहाम तो हो लेकिन वो इबहाम आगे जाके वाज़ेह हो जाए, खुल जाए। ऐसा ना हो कि कारी को समझ में नहीं आया कि इसने लिखा क्या है। तो मेरी बात की जो कहानियां हैं वो बयानियां हैं, लेकिन बिल्कुल सादा बयानियां नहीं है। तो ये जो टेक्निक है लिखने की, ये हमने अपनाया नहीं है। ये जो चेंज हुआ है ये एक फितरी तौर पर होता चला गया। अभी बात की जो मेरी कहानी है, आज जो मैं कहानी लिखता हूँ वो बंद कमरे की मौत जैसी कहानी नहीं है। जबकि वो बंद कमरे की मौत शायर ने अपने अफसाना नंबर में 1981 में छापा। लेकिन आज वैसी कहानी अगर हम लिखेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रिसाला होगा तो नहीं छापेगा। लेकिन वो ट्रेंड बना हुआ था उस वक्त, तो छप गई। यही है तकलीफी रिश्ता कहानी का।